officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. जो अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठवा सकता है, वो अचानक ईरान के सामने बेबस क्यों नजर आने लगा? तेरह जनवरी 2026 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा कि मदद रास्ते में है, तो पूरी दुनिया को लगा कि हमला बस होने ही वाला है। And all I say to them is help is on its way. लेकिन फिर 15 जनवरी को अचानक ट्रंप ने क्यों यू टर्न ले लिया और कहा कि हमला नहीं होगा? आखिर 39 घंटों में ऐसा क्या हो गया जिसने सुपर पावर अमेरिका के हाथ बांध दिए? इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जनवरी की शाम वॉशिंगटन से। रक्षा मामलों के जानकार और जासूसों की नजरें पेंटागन पर टिकी थी। वहां एक अजीब हलचल थी। आसपास की पिज्जा दुकानों में ऑर्डर्स अचानक कई गुना बढ़ गए थे। इसे खुफिया दुनिया में पेंटागन पिज्जा इंडेक्स कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका किसी बड़े युद्ध की तैयारी करता है, तो व्हाइट हाउस और पेंटागन में पिज्जा की डिलीवरी बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकारी घर जाने के बजाय वॉर रूम में बैठकर रणनीति बनाते हैं। उस रात ईरान के 52 ठिकानों पर निशाने लगाए जा चुके थे, लेकिन तभी हजारों मीलों दूर से आई एक फोन कॉल ने सारा खेल पलट दिया। वो फोन कॉल कोई और नहीं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की थी। अब आप सोचेंगे कि जो नेतन्याहू पिछले 20 साल से ईरान पर हमले की वकालत कर रहे थे, उन्होंने ट्रंप को रोकने के लिए क्यों कहा? इसकी वजह थी इजराइल की सैन्य मजबूरी। जून 2025 की लड़ाई के बाद इजराइल का आयरन डोम सिस्टम खत्म हो चुका था और उसे अपनी मिसाइलें दोबारा भरने के लिए काफी वक्त चाहिए था। नेतन्याहू जानते थे कि अगर अमेरिका आज हमला करता है, तो ईरान पलटवार अमेरिका पर नहीं बल्कि इजराइल के शहरों पर करेगा। इजराइल इस नाजुक मोड़ पर अपने नागरिकों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। ट्रंप के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके पुराने दोस्त सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने साफ कह दिया कि आप ईरान पर हमला करने के लिए हमारे आसमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, लेकिन अरब देश ईरान की उस धमकी से डरे हुए थे जिसमें कहा गया था कि अगर पड़ोसियों ने अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके तेल के कुओं को आग लगा देगा। इसके अलावा अमेरिका का सबसे आधुनिक परमाणु युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन भी उस समय घटनास्थल से काफी दूर था। बिना इस तैरते हुए किले के ईरान जैसे देश पर हमला करना खुदकुशी के बराबर होता। पर्दे के पीछे चीन और रूस ने भी अपना दांव चल दिया था। जब इलॉन मस्क ने स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट देने की कोशिश की, तो चीन के साइबर एक्सपर्ट्स ने तेहरान की मदद की ताकि अमेरिका समर्थित क्रांति को रोका जा सके। रूस ने भी अमेरिकी दखल को विदेशी साजिश बताकर कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया। तो क्या अब जंग का खतरा टल गया? जवाब है अभी नहीं। भले ही पिज्जा ठंडा हो गया हो, लेकिन जंग की गर्मी अभी बरकरार है। आयतुल्लाह खामनई ने साफ तौर पर इन दंगों के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें अब तक 2600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका अब मिसाइलों के बजाय 25% एक्स्ट्रा टैक्स जैसे आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे तूफान से पहले की खामोशी मान रहे हैं। अमेरिका शायद सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा है, जब उसका युद्धपोत सही जगह पहुंच जाए और इजराइल पूरी तरह से तैयार हो जाए। भारत के लिए ये स्थिति बहुत नाजुक है। अगर ये तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। अब सवाल आपके लिए, क्या अमेरिका को ईरान पर सीधा हमला करना चाहिए या आर्थिक प्रतिबंधों से काम चलाना चाहिए? क्या अमेरिका की रणनीति तानाशाही है या ईरान की जनता की आवाज का साथ देना? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।